नमस्कार भाई सभी को। हमने पिछली वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पढ़ेंगे। ये 4th चैप्टर है दृष्टि क्विक बुक का। फर्स्ट है महाजनपदों का उदय। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व 6वीं सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया था। और यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा से माना जाता है। 6वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला था। लोहे के हथियारों के प्रयोग से स्त्रीय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई है और इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और स्त्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा था। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों से परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी और जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। इन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के स्थित था। असमक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था और इन महाजनपदों से वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महासागरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह और श्रावस्ती, काशी और कौशाम्बी तथा साकेत, इन 6 महानगरों की सूचना मिलती है। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। ये महाजनपद है और ये इनकी राजधानी है। काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या या फैजाबाद मंडल में, और अंग की राजधानी चंपा थी जो भागलपुर एवं मुंगेर थी, और मगध की राजगृह और गिरिब्रज या दक्षिणी बिहार है जो उसको कहते हैं, और विज्जी वैशाली या उत्तरी बिहार को, और मल्ल जो कुशीनगर है और इसका प्रथम भाग एवं प्रथम भाग इसका कुशीनगर प्रथम नगर है इसका, और जो पावा है ये द्वितीय भाग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र है। और चेदी या चेती ये सोथिवती या सुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड में है, और वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद एवं बांदा में, और पांचाल ये उत्तरी पांचाल अहि छत्र और रामनगर बरेली एवं दक्षिण पांचाल काम्पीपल्ले जो फरुखाबाद में है, और मत्स्य विराटनगर में अलवर भरतपुर जो अब राजस्थान में स्थित है विराटनगर, और सूरसेन मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल है। नेक्स्ट है असमक पोतना या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, और अवंती उत्तर उज्जैनी दक्षिण महेशमती, और गांधार तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, और कंबोज राजपुर हाटक जो कश्मीर में, और कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा में। नेक्स्ट है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है।
वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है वो विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जो विजय संघ की राजधानी थी। विजय संघ की राजधानी कौन थी? लिच्छवी थी, और जिसका गठन 500 ईस्वी में 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। नोट है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र, जो 221 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। वे 16 महाजनपद कौन से हैं? पहला, काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सोनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का अधिकार किन किन पे था? मगध पे, कौशल पे और अंग के ऊपर काशी का ही अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था और जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ने किस पर विजय प्राप्त की थी? कौशल पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। रामायणकालीन जो कौशल राज्य की राजधानी कौन थी? अयोध्या थी। और यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है अंग। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। अंग राज्य की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की गई थी। बुद्ध के समय तक चंपा की जो गणना है ये भारत के 6 महानगरों में की गई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम हैं, जो राजगृह, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में जो चंपा नगरी है ये वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। और नेक्स्ट है मगध। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। मगध की जो प्राचीन राजधानी है क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज थी। और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। कालांतर में मगध की राजधानी है जो ये पाटलिपुत्र स्थापित हुई थी और यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। पाटलिपुत्र है ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट है वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था। यह क्या था? 8 राज्यों का एक संघ था। इसे वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ भी था। मल्ल है, वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था और जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित हैं। इसमें पावा और कुशीनारों के मल्लों की जो शाखाएं है वे मल्ल में सम्मिलित है। और कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा बताया गया है। कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा बताया गया है। नेक्स्ट है चेदी या चेती। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सौथिवती थी। इसकी राजधानी क्या थी? सौथिमती थी। और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। महाभारत काल में कौन था यहाँ का प्रसिद्ध शासक? शिशुपाल, और जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। और चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा क्या नाम मिलता है? उपचर मिलता है। नेक्स्ट है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासन
उज्जैन था, जिसका शासन उज्जैन था। और पुराणों के अनुसार उज्जैन के पिता प्रतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। पुराणों के अनुसार उज्जैन के जो पिता थे, ये परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीत लिया था। नेक्स्ट है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। बुद्ध के साथ यहाँ का राजा कौरव था। बुद्ध के साथ यहाँ का राजा कौन था? कौरव था। पांचाल है। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। पांचाल के प्रारंभ में दो भाग थे। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी कौंपिल्य थी। मत्स्य या मत्स्य, यहाँ की राजधानी विराटनगर थी। यहाँ की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी, और जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। और बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। बुद्ध काल में इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। नेक्स्ट है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी, और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। बुद्ध काल में यहाँ का कौन राजा था? अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। ये अवंतीपुत्र है, ये बुद्ध का शिष्य था। और अस्मक, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकुवंशी शासकों ने की थी। नेक्स्ट है अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। और यहाँ लोहे की खानें थी। उज्जैनी में लोहे की भी खानें थी तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो हथियार थे वे आसानी से मिलने लगे थे। और गांधार है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, और तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ में एक शिक्षा का भी केंद्र है। नेक्स्ट है कंबोज। इसकी राजधानी रायपुर अथवा हाटक थी। इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। और यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट है राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी, और गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी। नेक्स्ट है बुद्ध के समय गणतंत्र। बुद्ध के समय गणतंत्र कैसा था? बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं।
16 जनपद तो थे ही थे और गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के भी अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। और बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य और सुमसुमारा के भग्ग और कुछ अन्य स्रोतों में इसका सुसुबार गिरी एवं सुमगिरी भी मिलता है। अलकप के बुली और नेक्स्ट है केशपुत के कलाम जो बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबंध थे। नेक्स्ट है रामग्राम के कोल्य और नेक्स्ट है कुशीनारा के मल और पावा के मल और पिपलीवन के मौर्य। नेक्स्ट है विशाली के लक्ष्मी जो सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था और मिथिला के विदे। नेक्स्ट है कपिलवस्तु के शाक्य, इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी और इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य नगर थे, चातुमा, सामगाम और खोमदुसम और शिलावती और नगरक देवदय आदि। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। शाक्य लोग थे वे अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे, अपनी ही जाति में वे विवाह करते थे। और गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बिडुडब द्वारा किया गया था। इस राज्य का विनाश किसने किया था? कौशल नरेश बिडुडब द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है सुमसुमारा के बग, इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार मिर्जापुर जिला से किया गया है और इसकी मान्यता है कि भग ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित भरग वंश से संबंधित है। ये उल्लेखित क्या किया गया है कि यह भरग वंश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है अलकप के बुली, इसकी राजधानी बेतिया थी। इसकी राजधानी क्या थी? बेतिया थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर जिला के बीच था। यह स्थान कहाँ था? शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। और केशपुत के कलाम, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। किनके साथ था? पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। और आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। आचार्य जो अलार थे वे इसी राज्य से संबंधित थे। और उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है रामग्राम के कोलिय, कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से थी। इनकी जो राजधानी है वो रामगढ़ ताल से थी। और कोलिय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोलिय गण के जो लोग थे वे अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कुशीनारा के मल, वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतुमल का वंशज कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतुमल का वंशज कहा गया है। नेक्स्ट है पावा के मल, पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक एक स्थान था। और मल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। मल लोग किस प्रवृत्ति के थे? वे सैनिक प्रवृत्ति के थे। पिपलीवन के मौर्य, किंवदंती है कि
मौर्यों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मौर्य कहा जाता है। और मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुआ था। और वैशाली के लिच्छवी नेक्स्ट है। और यह बौद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी विजय संघ में सर्वप्रमुख था। लिच्छवी है विजय संघ में सर्वप्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। और महावग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटागरशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। कुटागरशाला में रहकर ही बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। और लिच्छवी का राजा चेटक था। लिच्छवी का राजा कौन था? लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना, जिसे छलना भी कहते हैं, का विवाह इसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। जो चेटक की जो पुत्री थी चेलना, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। और महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। महावीर की माता जो त्रिशला थी ये इसकी बहन थी। नेक्स्ट है मिथिला के विदे। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। और इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट। मगध एक परिचय। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल या परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। और इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसकी स्थिति कहाँ पर था? यह दक्षिण बिहार में था। और इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में राजगृह बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में और सोन नदी तक विस्तृत थी। पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीकी का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और व्यापार की अनुकूल दशा, प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कृष्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को मिला लिया और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ था। मगध साम्राज्य के इतिहास से ही भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ था, जिसे मगध के उत्कृष्ट के नाम से जाना जाता है। इस युग को मगध के उत्कृष्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मगध राज्य के प्रमुख वंश। हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। इसके संस्थापक हर्यक वंश के जो संस्थापक है ये कौन है? बिंबिसार है। और इसकी राजधानी क्या है? राजगृह या गिरिब्रज, जो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है प्रमुख शासक। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व।
बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार है इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने मगध साम्राज्य की सत्ता वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक शासन किया था। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इसका अन्य नाम श्रेणिक था, जो जैन साहित्य में है। और बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, और जो कौशलराज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दहेज में क्या मिला था? काशी प्रांत। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, और जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। और तीसरी पत्नी सेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी सेमा थी। और नेक्स्ट है, बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया गया था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था और उसे मगध में मिला दिया था। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवह जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दिया गया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट है अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ और प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया था। नेक्स्ट है, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था और अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। वस्कार की सहायता से उसने अपने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। और बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए थे। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयीन द्वारा मार डाला गया था। 32 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके पुत्र का नाम उदयीन था। उदयीन 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व तक। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयीन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उदयीन ने पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर ही पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया गया। वह जैन मतानुयायी था। नोट है,
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का भी पुत्र था नागदशक, और ये नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। और इसको उसके आमतय शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर दिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी थी। नया वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। प्रमुख शासक है शिशुनाग 412 ईस्वी से 394 ईस्वी ईसा पूर्व। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अवंती और वत्स राज्य को जीत लिया था और उसे मगध में मिला दिया था और इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था और महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठ गया था। तो इस शिशुनाग का भी पुत्र था कालाशोक, जो इसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था। और कालाशोक है जो ये 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल था और इसका नाम पुराण तथा दिव्य वदान में काकवर्ण मिलता है। कालाशोक का क्या नाम था? काकवर्ण, पुराण में और दिव्य वदान में। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। इसने काकवर्ण ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और 28 वर्षों तक उस पर शासन किया था। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था, एक तो शीतवीर में और दूसरा संगिक में। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो अब काकवर्ण की भी मृत्यु हो गई। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 ईसा पूर्व तक। संस्थापक थे इसके महापद्मनंद। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। महापद्मनंद पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्वक्षत्रात स्त्रियों का नाश करने वाला एक भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। इसमें एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई, एक राट एवं एक स्तर की उपाधि धारण की थी। वो महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंदवंश का अंतिम शासक था। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे और धनानंद भी इसका एक पुत्र था, जो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट है धनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अगरमीज कहा है। ग्रीक और यूनानी
लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे जिससे जनता असंतुष्ट थी। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रख ली थी। धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी और मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिससे निम्न गंगा के मैदान पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लोहे की खानों से निकटता जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। नेक्स्ट है मगध की दोनों राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह से सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जलदुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों में इमारतें, लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त थे। दक्षिण बिहार में गया के जो जंगल थे उनमें लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त थे और यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। ये देखिए वंश का नाम, फिर राजा का नाम और इनका शासनकाल। आर्यक वंश है। आर्यक वंश जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था और इसके राजा का नाम, इनमें कौन कौन राजा हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन तथा उसके उत्तराधिकारी। और इसका शासनकाल 52 वर्ष चला था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। और अजातशत्रु का 32 वर्ष चला था जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक है। और उदयीन और उसके उत्तराधिकारियों का 48 वर्ष जो 460 से 412 ईसा पूर्व तक का है। और नेक्स्ट है शिशुनाग वंश जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग इन्होंने 18 वर्ष शासन 412 से 394 ईसा पूर्व तक। और काकवर्ण इन्होंने 28 वर्ष 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन था इनका। और ये जो इसका दूसरा नाम कालाशोक भी था। और तीसरा है काकवर्ण के 10 जो पुत्र थे उनका शासन 22 वर्ष तक चला था जो 366 से 344 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र, महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र, ये 21 वर्ष तक ये शासन चला था और 344 से 323 ईसा पूर्व तक। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।